हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट एमपीपीएससी नोमक्कारी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं हमारा ये चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 2014 के पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा कल से 2015 का पेपर फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने पार्ट बी को स्टार्ट किया है, जिसके कल हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज हम 8 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नर्मदा नदी जबलपुर के निकट कौन सा जलप्रपात बनाती है। तो नर्मदा नदी भेड़ाघाट स्थित धुआंधार जलप्रपात बनाती है। भेड़ाघाट जबलपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये धुआंधार जलप्रपात है, तो यह धारा है जो संगमरमर की चट्टानों पर गिरती है, पानी की धारा। तो जल की सूक्ष्म बूंदों से धुएं जैसा झरना बनाती है। इसी कारण इसका नाम धुआंधार जलप्रपात पड़ा है। संगमरमर पत्थर से यहाँ की सौंदर्यता है। भेड़ाघाट का नाम जो कि भृगु ऋषि के नाम पर पड़ा था। भेड़ाघाट को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की भी बात चल रही थी। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बरगी बांध भी है, जिसका नाम रानी दुर्गावती के नाम पर पड़ा है। भेड़ाघाट में दर्शनीय स्थलों में हम देखें तो 64 योगिनी मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण कलजुरी वंश के टाइम पर 10वीं शताब्दी में स्थित किया गया था। ये मंदिर, यहाँ संगमरमर की चट्टानें 100 फुट ऊंचाई तक स्थित हैं। माना जाता है कि नर्मदा का वावन गंगा के साथ संगम होता है। यहाँ कई फिल्मों की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर मतलब कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर बंदर कुंडली नामक एक स्थान भी है। तो नर्मदा नदी के बारे में और भेड़ाघाट के बारे में हमने जाना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है। तो ग्रैंड कैनियन है जो कोलोराडो नदी पर स्थित है। उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरिजोना के ऊंचे पठारी भाग में नदी द्वारा काटा गया संकीर्ण पर्वतीय मार्ग है। यह एक दर्रा है। इसकी लंबाई 217 मील व चौड़ाई है जो 4 से 18 मील है। यहाँ पर लाखों वर्ष पुरानी चट्टानें मिलती हैं। यह शिल्पकारी प्रकृति का अतिरोचक उदाहरण है। यहाँ बने जो घने जंगल हैं, वहाँ पर स्प्रूस, देवदार तथा फर के घने जंगल मिलते हैं। उन्हीं की लकड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर। यह घाटी ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क से घिरी हुई है। ये जो नेशनल पार्क है वो अमेरिका के सबसे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पहले जो नेशनल पार्क में से एक माना जाता है। यह पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट। इन्होंने पिछली शताब्दी में आरंभ राष्ट्रीय संपत्ति में इसको घोषित किया है। पिछली शताब्दी में इसको राष्ट्रीय संपत्ति का घोषित किया है। तो ये जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, मतलब ग्रैंड कैनियन नाम का एक नेशनल पार्क है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का प्रथम परमाणु विद्युत तापगृह कहाँ स्थित है और कब प्रारंभ हुआ। तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में अवस्थित है। यह पहला परमाणु विद्युत तापगृह माना जाता है। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अपन देखते हैं तो 10 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में हम जानते हैं और कुछ। तो भारतीय परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को, जो हमने अभी पढ़ा है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तारापुर परमाणु विद्युत गृह है जो अपना, तो उसके बाद रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना हुई थी, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसकी स्थापना भी 1972 में ही हुई थी। ये राणा प्रताप सागर बांध है, वहाँ पर यह स्थित है। तो यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसके बाद एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, तो इसकी स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद 1984 में अपन देखें तो कल्पक्कम परमाणु
परमाणु विद्युत ग्रह है तो उसकी 2 इकाइयां हैं, जिसमें 1984 में पहली इकाई और 1986 में दूसरी इकाई की स्थापना हुई थी। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम बताइए जो सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित भूमि रखते हैं। तो बीहड़ भूचरण से संबंधित है। भूचरण मतलब कि भूमि का क्षरण होना, इससे संबंधित है बीहड़। तो बीहड़ होता क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो जब धरती की परत मजबूत नहीं होती है तो बारिश होती है, तो बारिश का पानी वहां से मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती है, तो जमीन उबड़ खाबड़ हो जाती है और समतल नहीं रह जाती है। जहाँ भी जगह मिलती है उसी तरफ पानी जाने लगता है। अपन देखते हैं ना कि जहाँ पे ढलान होती है तो वहाँ पर पानी जाने लगता है, वहाँ पर भर जाता है। तो वैसे ही है कि जहाँ पर उसको जगह मिलती है तो वो पानी वहाँ साइड जाने लगता है, तो नालियाँ बन जाती हैं, उससे दर्रे बनते हैं जो आगे चलकर धीरे धीरे बीहड़ का रूप ले लेते हैं। तो अब हम अपने प्रश्न के अनुसार देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की उत्तर में चंबल नदी के आसपास चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग के जिले हैं ये। तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी और गुना। मानते हैं कि 30 सालों में बीहड़ क्षेत्र 36% से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। जहां ऐसी भूमि होती है वहां की भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है। अभी हमने देखा है 30 सालों में बीहड़ क्षेत्र 36% से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो साइंस सेंटर ग्वालियर में यह पता चला था कि भिंड और मुरैना जिलों में 30 सालों में बीहड़ क्षेत्र में 36% से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 100 सालों में मध्य प्रदेश बीहड़ प्रभावित इलाका लगभग 14 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। इसको सुधार व पुनर्वास के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। आज़ादी के बाद मध्य भारत ने और 1956 के बाद जब अपना मध्य प्रदेश का गठन हो गया था तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में प्रयास किए हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस पर प्रयास किए हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भू अभिनति को परिभाषित कीजिए। तो भू अभिनति पर्वतों के निर्माण से संबंधित है यह प्रक्रिया। तो भू अभिनति क्या होता है, तो भू अभिनति गहरी समुद्री भाग होते हैं, उनकी लंबाई व चौड़ाई अधिक होती है और जो दृढ़ भूखंडों के बीच स्थल के भाग के रूप में स्थित हैं। भू अभिनति की अवधारणा हाल एवं डाना ने दी थी। तो हाल एवं डाना ने इसकी परिकल्पना एप्लेसियन पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए प्रस्तुत की थी। बाद में जर्मन भूवैज्ञानिक थे कोबर, उन्होंने अपना पर्वत निर्माण की भू संकल्पना को प्रस्तुत किया। तो वो पर्वत एटलस, एल्पस, हिमालय पर्वत, इनकी भू संकल्पना को इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये जो भू अभिनति ये बहुत पुरानी संकल्पना है जिसका व्यवहार कभी कभी छिछले सागर में किया जाता है, जिनमें अवसाद जमा होने पर तली के जमाव की प्रक्रिया चलती रही। हाल एवं डाना और कोबर ने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं इसके बारे में। तो जो ये दृढ़ भूखंडों के बारे में अपन ने जाना, तो दृढ़ भूखंडों के बीच अस्थिर भाग होते हैं, तो उसी के रूप में भू अभिनति का नामकरण किया है। जैसे 4 भू अभिनतियों को देखते हैं, तो रॉकीज भू अभिनति, यूराल भू अभिनति, टैथिस भू अभिनति और परिप्रशांत भू अभिनति। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं को परिभाषित कीजिए और उदाहरण दीजिए। तो आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा और अप्राकृतिक आपदा। जैसे अप्राकृतिक आपदा में मानव जनित आपदा आ जाएगी और भी आपदाएं आ जाएंगी। तो प्राकृतिक आपदा के बारे में हम देखते हैं। तो आपदा अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना है जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, यह अपनी प्राकृतिक आपदा हो गई। उदाहरण इसके हैं ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सूखा आदि। जैसे 2019 में पश्चिम बंगाल में बुलबुल नामक चक्रवाती तूफान आया था, यह एक प्राकृतिक आपदा थी। अभी वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान ने 16 मई 2020 यानी आज के ही दिन चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई है। मानव जनित आपदा के बारे में हम जानते हैं तो देखते हैं खनन और उत्खनन, इसके कारण मानव जनित आपदा आती है। औद्योगिकीकरण के कारण भी मानव जनित आपदा आती है। तो जो खनन उत्खनन होता है उससे भूकंप की उत्पत्ति होती है
और औद्योगिकीकरण से प्रदूषण फैलता है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप वर्षा तथा बाढ़ की अवस्था आती है। हम इसके प्रभाव की देखते हैं, इन दोनों के प्रभावों को। इसके व्यापक भौतिक अपने प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्षति बहुत होती है, जनधन की हानि होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसके कारण देखते हैं तो पर्यावरणीय और मानव जनित कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया। कुछ तो जैसे हम बाढ़ और सूखा जैसी अवस्थिति देखते हैं। तो जब अपने समुद्र का तापमान बढ़ता है तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ती है, जिससे कुछ स्थानों में भारी वर्षा, कुछ स्थानों में सूखा जैसी स्थिति पैदा होती है। तो ये सब अपने कारण हैं। विश्व में बढ़ते समुद्री स्तर को मापने के लिए टॉपिक्स या पोसीडोन नामक सबसे पहले सैटेलाइट आज से पूर्व 25 साल पूर्व लॉन्च किया गया था। तब से आज तक बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर 3.4 मिलीमीटर वृद्धि हो रही है। समुद्र के स्तर की 25 वर्षों में 85 मिलीमीटर वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश से आप क्या समझते हैं, स्थिति बताइए। तो अश्व अक्षांश क्या होता है? तो यह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती है। इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। तो हम देखते हैं उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पछुआ तथा व्यापारिक पवनों के मध्य पाई जाने वाली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी होती है। यह पेटी काफी शांत है, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। तो इसका अश्व अक्षांश कहने का कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि मध्य युग में जब यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों से लादकर घोड़े भेजे जाते थे, तो इन जलयानों को इनके बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। इस कारण ये लोग अपने जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में ही फेंक दिए जाते थे, वहीं पर घोड़े अपने फेंक देते थे। तो इसलिए इसे अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश किस सबसे कीमती खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कीमती खनिज हीरा पाया जाता है, जो कि पन्ना जिला, सतना व छतरपुर जिला में पाए जाते हैं। वैसे हीरे की खदान पन्ना जिले में स्थित है। सेकंड देखते हैं, तो वैसे मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो कोयला सबसे मात्रा में पाया जाता है, जो कि सिंगरौली व शहडोल जिले में पाया जाता है। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र में सबसे मोटी परत है। यहाँ पर यह विश्व की दूसरे नंबर की परत है, जो सबसे मोटी 136 मीटर मोटी परत है। मध्य प्रदेश में 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो 23 प्रकार का यहाँ पर उन खनिजों का उत्खनन होता है। मध्य प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, मैग्नीज, लोहा आदि खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में हीरा तथा स्लेट का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में ही होता है। मध्य प्रदेश में कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे बैतूल में ग्रेफाइट, केवल बैतूल में ही पाया जाता है ग्रेफाइट। मैग्नीज, बालाघाट में मैग्नीज पाया जाता है। तामा तो मलाज खंड में यह सबसे बड़ी यहाँ पर खदान है। तो आज के हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। तो होमवर्क क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात और सेकंड है पछुआ पवन। तो आपको इनके बारे में आंसर राइट करना है और कमेंट करना है। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।